today our topic is transaction management. It is so important topic related to daily life of any bank user or any person. तो ट्रांजैक्शन होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। हम लोग सब बैंक पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, मनी को विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करते हैं। ये जो मनी को विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन। सपोज तुम्हारे पास कुछ मनी है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, तुम जाते हो कि गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम की मदद से उस मनी को तुम्हारे दोस्त के पास सेंड करने के लिए। तो तुम क्या करते हो, तुम सपोज 500 रुपीज़ तुम्हारे दोस्त को भेजना चाहते हो, तो क्या करोगे, पहले गूगल पे से सेंड करोगे तो 500 रुपीज़ तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे दोस्त के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एटीएम मशीन। हम लोग एटीएम मशीन पे जाते हैं, उसमें हम लोग का पहले क्या करते हैं, जाने के बाद पिन नंबर डालते हैं। पहले तो हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद पिन नंबर डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अमाउंट डालते हैं कि कितना अमाउंट हम लोग को विड्रॉल करना है। उसके बाद फिजिकली मनी हम लोग को मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, ये लॉजिकल प्रोसेस को हम लोग एक टेक्निकल टर्म में डिनोट करते हैं। ये टेक्निकल टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन देखो, अ ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेसेस एंड पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम्स। ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल यूनिट of database processing that must be completed in its entirely to ensure correctness। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोगों को पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है। देखो यहाँ पे दो अकाउंट है, अकाउंट ए और अकाउंट बी। तो यहाँ पे क्या होना चाहता है कि ट्रांजैक्शन करना चाहता है, क्या करना चाहता है, 50 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहता है अकाउंट ए से अकाउंट बी तक। तो इसके लिए क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप जो है एक का इनिशियल वैल्यू को रीड करेगा। तो यहाँ पे देखो ए का इनिशियल वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज़। फिर सेकेंड स्टेप पे क्या किया, क्योंकि ए से बी को भेजना चाहता है, तो ए से कितना रुपीज़ बी को भेजना चाहता है, 50 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या करेगा, ए 50 रुपीज़ को माइनस कर देगा अपने इनिशियल वैल्यू से। तो ए का इनिशियल वैल्यू कितना था, 1000 रुपीज़, उससे 50 रुपीज़ माइनस कर देगा, तो उसका अभी अपडेटेड वैल्यू कितना आएगा, 950 रुपीज़। तो फिर ए क्या करेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के एक का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, राइट कर देंगे। तो अभी ए का अपडेटेड वैल्यू कितना आया, 950 रुपीज़। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को देखता है कहाँ किस अकाउंट में हम लोगों को पैसा ऐड करना है। तो यहाँ पे ए से डिडक्ट करके बी में ऐड करना है। तो नेक्स्ट बी का अकाउंट को हम लोग रीड करेंगे। बी का अकाउंट में इनिशियली कितना है, 2000 रुपीज़। फिर बी को हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा ए से डिडक्ट हो गया वो बी में ऐड करना है। तो बी में सिमिलरली 50 रुपीज़ ऐड करना है। बी का इनिशियली पैसा कितना था, 2000 रुपीज़, इसमें हम लोग 50 रुपीज़ को ऐड कर देंगे। तो अभी अपडेटेड वैल्यू कितना आएगा, 2050 रुपीज़। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 2050 रुपीज़। तो एंटायर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ इसके अंदर, इट्स कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके होता है। 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये चारों प्रॉपर्टीज एसेंशियल है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में, और ये चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग एक एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी को देखते हैं। Atomicity. Either all operation of the transaction are reflected properly in the database or none are. Atomicity में क्या होता है, हर एक ऑपरेशन ट्रांजैक्शन का एकदम प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड होता है और कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। ऑल और नन, ये कॉन्सेप्ट एटोमिसिटी पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, या तो एक ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो या बिल्कुल भी ना हो, इसी को हम लोग कहते हैं ऑल और नन। तो देखो ए से अकाउंट ए से बी तक कुछ मनी को हम लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 500 रुपया, 500 रुपीज़ हम लोग क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ए से बी में। तो इस ट्रांजैक्शन का हम लोग सपोज नाम दिए TI। तो पहले क्या करेगा, पहले ए का वैल्यू को रीड करेगा।
तो ए का वैल्यू इनिशियली कितना था 3000 और बी का वैल्यू इनिशियली कितना था 5000। तो पहले क्या किया, ए का वैल्यू को रीड कर लिया, तो अभी ए का वैल्यू कितना आया 3000। ए से हम लोग को बी में कितना रुपया पहुंचाना है 500 रुपया। तो ए से हम लोग क्या करेंगे 500 रुपया माइनस कर लेंगे। तो ए से 500 रुपया माइनस करने से कितना होगा 3000 माइनस 500, इसका मतलब कितना आ गया 3000 माइनस 500 मीन्स 2500 ये आ गया। फिर ये जो अपडेटेड वैल्यू आया 2500, इसको हम लोग क्या कर दिए राइट कर दिए। तो अभी ए का वैल्यू कितना आया 2500। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि पैसा को हम लोग को भेजना कहाँ पे है, भेजना है बी पे। तो अब क्या करेंगे, बी का इनिशियल वैल्यू को हम लोग रीड करेंगे। बी का इनिशियल वैल्यू कितना है 5000 रुपीज़ और बी में हम लोग को क्या ऐड करना है, ए से जो मनी डिडक्ट हुआ वो है 500 रुपीज़। वो 500 रुपीज़ को हम लोग कहाँ पे ऐड करना है बी में। तो बी का इनिशियल वैल्यू कितना था 5000 रुपीज़, जिसमें बी में हम लोग 500 रुपीज़ को ऐड कर रहे हैं। तो अभी बी का अपडेटेड वैल्यू कितना आया 5500 रुपीज़। तो यहाँ पे बी का अपडेटेड जो वैल्यूज है उसको हम लोग लिख दिए। तो टोटल बी का वैल्यू कितना आया 5500 रुपीज़। तो अब देखो, पहले जब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था तब ए के अकाउंट में कितना था 3000 रुपीज़ और बी के अकाउंट में कितना था 5000 रुपीज़। तो 3000 और 5000 का सम करते हैं, मतलब ए और बी का सम करते हैं ट्रांजेक्शन से पहले, तो उसका सम कितना आता है 8000 रुपीज़। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन होंगे ये कंप्लीट होने के बाद अब ए के अकाउंट में कितना है 2500 और बी के अकाउंट में कितना है 5500। तो ये दोनों का कंप्लीशन के बाद अगर सम करेंगे तो अब टोटल सम कितना आएगा 8000 रुपीज़। तो पहले भी ट्रांजैक्शन के पहले भी दोनों का सम कितना था 8000 रुपीज़, ट्रांजैक्शन के बाद भी दोनों का सम कितना है 8000 रुपीज़, सेम एज बिफोर ट्रांजैक्शन। ये जब रहता है तो इस डेट को, जब ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद टोटल सम सेम रह जाता है, तब इस डेट को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट स्टेट। अगर ये ट्रांजैक्शन सब हो रहा था तब क्या हुआ, पावर फेलियर ऑकर हो गया। अगर पावर फेलियर होता है, सपोज ए का वैल्यू रीड कर लिया 3000 रुपीज़, ए से 500 डिडक्ट कर लिया, फिर ए का वैल्यू आया 2500, फिर क्या हुआ, फिर हुआ पावर फेलियर। तो अगर इस टाइम में मीन्स राइट ए का वैल्यू, अब जब ए का वैल्यू को राइट करना तो इस टाइम में पावर फेलियर हो गया, तब बी को तो पता नहीं चला कि ए से 500 रुपीज़ डिडक्ट हो गया है। तो बी क्या करेगा, बी में कितना था 5000 और ए में कितना हुआ 2500। तो टोटल कितना हो गया 5000 प्लस 2500, दैट मीन 7500। दोनों का सम कितना आ गया 7500 पावर फेलियर होने के बाद। लेकिन दोनों का सम होना कितना चाहिए था 8000 रुपीज़, लेकिन पावर फेलियर होने के बाद कितना आ गया 7500, मीन्स 500 रुपया ए से डिडक्ट हो गया बट बी में ऐड नहीं हुआ, इसलिए पावर फेलियर की वजह से। जब इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट। तो अब कॉन्सिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंस दोनों का मतलब हम लोगों को समझ आ गया। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एटोमिसिटी का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ता है। सपोज जब तुम लोग गूगल पे में कभी कभी ट्रांजैक्शन करते हो, ऐसे कभी कभी सिचुएशन आता है कि तुम लोगों ने सपोज कुछ भी अमाउंट 2000 रुपये अपने दोस्त को या फिर अपने घर पे ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, बट ऐसे कुछ सिचुएशन आ गया कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तुम्हारे अकाउंट से 2000 रुपया माइनस हो गया, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड के अकाउंट में या फिर तुम्हारा घर के अकाउंट में 2000 रुपया ऐड नहीं हुआ। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम में हम लोग कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, फिर वो लोग विदिन 24 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर पैसा को हम लोग को फिजिकली हम लोगों के अकाउंट में रिस्टोर कर देते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं एटोमिसिटी। आइदर पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इस टाइप के सिचुएशन को क्या कहते हैं एटोमिसिटी। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट हम लोगों को पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्सिस्टेंसी। तो कॉन्सिस्टेंसी क्या है, कॉन्सिस्टेंसी का मतलब है करेक्टनेस। Execution of a transaction in isolation preserves the consistency of the database, ensures that if the database was in consistent state before the start of a transaction, then
or termination, the database will also be in a consistent state. Consistency requirement in the above example. पहले एग्जाम्पल पे हम लोग क्या देखे थे, कॉन्सिस्टेंट स्टेट को हम लोग समझ गए थे कॉन्सिस्टेंट स्टेट होता क्या है। तो पहले एग्जाम्पल पे जब ट्रांजेक्शन के पहले ए और बी का सम कितना था, ए में था 3,000 रुपीज़ और बी में था 5,000 रुपीज़। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन के पहले हम लोग जब सम किए थे तो टोटल सम कितना आया था 8,000 रुपीज़ बिफोर ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद कितना आया, ए में था 2,500 रुपीज़, बी में था 5,500 रुपीज़। तो टोटल हो गया था 8,000 रुपीज़ आफ्टर ट्रांजेक्शन। मीन्स ट्रांजेक्शन के पहले भी 8,000 रुपया दोनों का अकाउंट मिला के था, ट्रांजेक्शन के बाद भी 8,000 रुपया दोनों का अकाउंट मिला के था। सिर्फ फर्क कितना पड़ा कि ए के 3,000 से हम लोग 500 रुपया माइनस कर लिए, इसलिए ए में कितना आया 2,500 रुपया, और बी में हम लोग क्या किए 500 रुपया को ऐड कर दिए, तो बी में वो 500 रुपया जाके कितना हुआ 5,500 रुपया। तो दोनों को हम लोग एडिशन कर लिए, एडिशन करने के बाद कितना है 8,000 रुपया। तो देखो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन द अकाउंट बैलेंस इज रिमेन सेम। तो इस टाइप का जो कंडीशन रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन प्रॉपर्टीज से एक ट्रांजेक्शन जब हो रहा है उसके अंदर क्या क्या चल रहा है वो हिडन रहता है दूसरा ट्रांजेक्शन आईडी से। सपोज मेरा सिस्टम पे मेरा अकाउंट पे कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये मेरा दोस्त के अकाउंट को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या ट्रांजेक्शन तुम्हारे अकाउंट पे या फिर मेरे अकाउंट पे हो रहा है। तो आइसोलेशन का डेफिनेशन हम लोग को देखना पड़ता है। तो आइसोलेशन का डेफिनेशन क्या है, ऑल्दो मल्टीपल ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, जब बहुत सारा ट्रांजेक्शन एक साथ होता है, इस ट्रांजेक्शन मस्ट बी अनअवेयर ऑफ अदर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एक एक ट्रांजेक्शन को पता नहीं चलता कि दूसरा कॉन्करेंटली, मतलब उसी टाइम पे जो दूसरा है दूसरा अकाउंट उसमें क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये अदर जो अकाउंट है उसको पता नहीं चलना चाहिए। इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन रिजल्ट मस्ट बी हिडन फ्रॉम द अदर कॉन्करेंट एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन। मीन्स दूसरा ट्रांजेक्शन से उस ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को हिडन करने का जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेशन। तो देखो यहाँ पे T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन चल रहा है। T1 के अंदर क्या है, पहले हमने एक को वैल्यू को रीड किया, उसके बाद एक के वैल्यू से 500 रुपया माइनस किया, फिर क्या किया एक के वैल्यू को रीड कर दिया। तो इनिशियली ए में कितना था 3,000 रुपीज़, और इससे हम लोग 500 रुपया माइनस कर दिए, तो एक अकाउंट में कितना आया 2,500 रुपीज़। अब ए का अपडेटेड कितना है 2,500 रुपीज़। ए है कहाँ पे T1 ट्रांजेक्शन में, ये T1 ट्रांजेक्शन में हो रहा है। एक अलग ट्रांजेक्शन है T2। T2 को क्या पता है, T2 को सिर्फ इतना पता है कि ए का इनिशियल वैल्यू कितना था, बी का इनिशियल वैल्यू कितना था, वो क्या कर देगा ए और बी का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ए और बी का वैल्यू अगर T2 प्रिंट करता है तो ए का इनिशियल वैल्यू कितना था 3,000 रुपीज़ और बी का इनिशियल वैल्यू कितना था 5,000 रुपीज़। तो दोनों का अगर प्रिंट कर देगा तो दोनों का प्रिंट करने के बाद कितना आएगा 8,000 रुपीज़। बट अगर ऐसे होता कि ये हिडन नहीं रहता, मीन्स T1 का ये प्रॉपर्टीज हिडन नहीं रहता, तो क्या होता T2 बहुत ही आसानी से T1 का जो वैल्यूज है उसको रीड कर लेता। तो ए का वैल्यू कितना वो रीड करता, ए का वैल्यू वो रीड करता 2,500 और बी का वैल्यू कितना था 5,000। तो दोनों का अगर एडिशन करता तो टोटल कितना आता 7,500 रुपीज़, जो कि इनकरेक्ट है। आना चाहिए था 8,000 रुपीज़ और आ गया कितना 7,500 रुपीज़, जो कि इनकरेक्ट है। तो ये हम लोग इसीलिए हिडन प्रॉपर्टी या फिर आइसोलेशन प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता है, जिसके मदद से T2 मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन दूसरा ट्रांजैक्शन के अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं चले उस ट्रांजैक्शन को। तो ये हिडन करने के लिए हम लोग को आइसोलेशन प्रॉपर्टीज यूज़ करना पड़ता है। अगेन T1 में सपोज T1 में और एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसके अंदर क्या है 500 रुपया बी में था, 5,000 रुपया बी में था, और अपडेट करने के बाद 500 रुपया अपडेट करने के बाद उसमें कितना आया 5,500 रुपीज़। और फिर क्या किया राइट कर दिया बी का वैल्यू को। तो बी का वैल्यू इनिशियली कितना था 5,000 और 500 रुपया ऐड करने के बाद कितना हुआ 5,500। तो ये कहाँ पे हुआ T1 पे। अब अगर इस जगह पे मतलब 6 नंबर के बाद T1 लिखते कॉमिट, फिर T2 T1 का जो अपडेटेड वैल्यू है मीन्स बी का अपडेटेड वैल्यू जो है 5,500 और ए का अपडेटेड वैल्यू जो है 2,500, इसको हम लोग T2 रीड कर सकेगा। बट इनिशियली जब रीड नहीं कर पाएगा, किस प्रॉपर्टी के वजह से रीड नहीं कर पाएगा आइसोलेशन प्रॉपर्टी के बाद मतलब है, इसीलिए
बैंक में इतना सारा अकाउंट रहता है, एक अकाउंट का डिटेल्स दूसरा अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाता है। फॉर किस प्रॉपर्टी के लिए? आइसोलेशन प्रॉपर्टी के लिए। आवर ट्रांजेक्शन रिजल्ट शुड नॉट बी इनएक्सेसिबल until the first transaction is completed or terminated। जब ये ट्रांजेक्शन T1 कंप्लीट हो जाएगा तब T2 वो T1 के रिजल्ट को एक्सेस कर सकेगा, लेकिन ट्रांजेक्शन के बीच में T2 T1 के रिजल्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। लास्ट टाइप ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज इज ड्यूरेबिलिटी। आफ्टर ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली, जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होता रहता है तो तब जो चेंजेस होता है वो चेंजेस को मतलब एकदम परसिस्ट रहता है, मतलब जब सिस्टम फेलियर हो जाता है तब भी वो चेंज नहीं होता, ये पूरी परमानेंट रह जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। आफ्टर ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंजेस इट हैड मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन इफ देयर आर सिस्टम फेलियर्स। ऑल अपडेट्स डन बाय ए ट्रांजेक्शन बिकम परमानेंट। मीन्स यहाँ पे परमानेंट ट्रांजेक्शन होता है। जो मतलब बैंक अकाउंट में तुम्हारा जो बैंक का अकाउंट है इसमें जितना वैल्यू है, मीन्स सपोज तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। अगर पावर फेलियर हो जाता है तो बैंक अकाउंट का पैसा घट नहीं जाता है, वो जितना है उतना ही स्टोर रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। ये चारों जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े इसको कहते हैं एसिड प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी एग्जाम। ये टॉपिक को तुम लोग अच्छे से रीड कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।